Everyone, can you see the screen? ठीक है सीधे ठेवो ठीक है श्री ठीक है Okay, fine. Okay, ठीक है. Everybody, मैं म्यूट कर देता हूँ सबको. या वो पहले हम सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे. तो एवरीबॉडी, आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर अभी तक पढ़ा है? हाउ इज इट गोइंग? कैसा चल रहा है ये? ठीक है, चलो ठीक है. तो देखो, जो होमवर्क है, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो रही है क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करने में? ठीक है, ठीक है. तो चलो देखो हम क्या करते हैं. देखो, हमारा इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 2 है जो हमें डिस्कस करना है. तो हम इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 2 डिस्कस करेंगे, राइट? तो शुरू के 1 से 3 में किसी को डाउट है? 1 2 3 मतलब एक सीक्वेंस में चल रहा है. क्वेश्चन 1, ओके, ठीक है. तो क्वेश्चन 1 स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग. क्वेश्चन 1 है कि द एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग बॉडी स्कैनर्स आर यूज्ड इन हॉस्पिटल्स which operate with 400 मेगाहर्ट्ज रेडियो फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो पहले 1 डिस्कस करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे. तो यहाँ पे हमारा फ्रीक्वेंसी दिया है, इट इज 400 मेगाहर्ट्ज. तो एवरीबॉडी टेल मी, मेगा का मतलब क्या होता है? 10 की पावर 6. सबको पता है ना मेगा का मतलब क्या है? हमने डिस्कस किया था. ठीक है, तो 400 मेगाहर्ट्ज यानी 400 इंटू 10 की पावर 6 हर्ट्ज, यानी हो गया 4 इंटू 10 की पावर 8 हर्ट्ज, राइट? 4 इंटू 10 की पावर 8 हर्ट्ज हो गया. इसमें तो किसी को डाउट नहीं है ना? फ्रीक्वेंसी, इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? फ्रीक्वेंसी वाली बात आपको क्लियर हो गई? ठीक है. देखो, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, क्या? स्पीड ऑफ लाइट c इज इक्वल टू न्यू इंटू लेमडा, और c आता है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड. इसमें किसी को दिक्कत है? अब ये वाला फॉर्मूला तो सबको पता है ना? ये फॉर्मूला सबको पता है, हमने डिस्कस किया था. अब देखो, हमारे पास म्यू क्या है? म्यू है फ्रीक्वेंसी 3 इंटू 10 की पावर 8, और हमें लेमडा निकालना है. तो हम कैसे करेंगे कैलकुलेट? 10 की पावर 8 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3/4 आया. तो 3/4 0.75 मीटर. ये बात समझ में आ रही है? इसमें किसी को डाउट है? एनीबॉडी? क्वेश्चन 1 क्लियर है सबको? 0.75 मीटर, तो ऑप्शन ए बना. क्वेश्चन 2 में किसी को डाउट है? क्वेश्चन 2 क्लियर है? पार्थ सेज क्वेश्चन 2. देखो पार्थ, मैक्सिमम एनर्जी की बात हो रही है. हम लोग जानते हैं विबग्योर, ये होता है ना विबग्योर. यहाँ पे वॉयलेट का फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होता है, और हम ऐसा बोल सकते हैं कि लेमडा मिनिमम होता है ना? और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मिनिमम होता है और लेमडा मैक्सिमम होता है. ये सबको पता है. तो अब पूछा ये जा रहा है मैक्सिमम एनर्जी किसकी है. तो मैक्सिमम, ये वाली बात सबको पता है या नहीं पता है कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वॉयलेट का होता है, और बोल सकते हो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ रेड का होता है, और फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होता है वॉयलेट का, और रेड का मिनिमम होता है. ठीक है ना? तो देखो, हमने एक बात क्या सीखी हुई है? हमने ये बात सीखी हुई है कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. तो एनर्जी फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है. तो अब देखो, जिसका न्यू मैक्स होगा उसका एनर्जी भी तो मैक्स होगा ना? एवरीबॉडी क्लियर है ये बात? जिसका एनर्जी मतलब म्यू मैक्स होगा उसका एनर्जी भी मैक्सिमम होगा. तो अब बताओ म्यू मैक्स किसका है यहाँ पे? म्यू मैक्स किसका है यहाँ पे? वॉयलेट का. तो ई मैक्स भी तो वॉयलेट का ही होगा. तो आपका आंसर क्या बना बताओ? आंसर क्या बना? वॉइस कट हो रही है. एवरीबॉडी कैन यू हियर मी क्लियरली? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? कितने लोगों को आवाज की दिक्कत आ रही है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव प्रॉब्लम्स इन वॉइस? ठीक है,
ठीक है ठीक है, अरे चेक कर लो, थोड़ा नेटवर्क का इश्यू होगा इसलिए आवाज नहीं आ रही क्लियरली। ठीक है, अब देखो क्या है, म्यू मैक्स होगा तो ई मैक्स होगा, तो म्यू मैक्स तो वॉयलेट का है ना, तो एनर्जी मैक्स किसका होगा, एनर्जी मैक्स हो जाएगा वॉयलेट का। ठीक है, इज दैट क्लियर एवरीवन? ठीक है, अब हम क्वेश्चन 2 ये लिख लिया, 1 2 जिसको डाउट था वो 1 और 2 लिख लिया, एवरीबॉडी रिटन? ठीक है ठीक है, नाउ लेट अस कम डाउन टू क्वेश्चन 3 में किसी को डाउट है? क्वेश्चन 3 में डाउट है? हाँ रिकॉर्ड हो रहा है। 3 क्वेश्चन 3 देखो, यहाँ पे लेमडा क्या दे रखा है, लेमडा दे रखा है 242 नैनोमीटर, और हम लोग जानते हैं एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगा, 1240 अपॉन लेमडा इन नैनोमीटर। ठीक है, तो 1240 अपॉन 242 कर दिया, तो बताओ ये कितना आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट? ये आता है कितना, 5.12। वेदांत चेक किए हो, चेक किए हो क्या इसको वेदांत? ओके ठीक है, 5.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम को जब हम कन्वर्ट करते हैं किलो जूल पर मोल में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम को कन्वर्ट करते हैं किलो जूल पर मोल में, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, व्हाट इज द फैक्टर बताओ, किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं? यदि हम इलेक्ट्रॉन 96 करेक्ट, जब हम किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट करते हैं तो जो फैक्टर मल्टीप्लिकेशन का होता है दैट इज 96। तो एनर्जी इन किलो जूल पर मोल क्या आएगा, यह आ जाएगा 5.12 इंटू 96 किलो जूल पर मोल। तो 5.12 इंटू 96 कितना आएगा बताओ, 5.12 इंटू 96 अप्रोक्सीमेटली वही 490 के आसपास आ जाएगा, 494 के आसपास जो अपना ऑप्शन है, तो वही हो जाएगा आंसर। ठीक है एवरीबॉडी, सो दैट इज ऑप्शन ए, इज दैट क्लियर? और जो भी है क्लोज टू जो भी आंसर आ रहा है दैट इज ऑप्शन। ठीक है, 494 के जो भी एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके देख लें। क्वेश्चन 4 में भी डाउट है? चलो ठीक है, मतलब सारे ही क्वेश्चन में डाउट है, बहुत बढ़िया। ओके ठीक है, देखो क्या है कि क्वेश्चन 4 क्या है अपने पास, देखो पावर जानते हो सब लोग, पावर इज रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ एनर्जी या फिर रेट ऑफ डूइंग वर्क। ये बात सबको समझ में आ रही है कि पावर जो होता है इट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम, है ना? तो एनर्जी क्या होगा, एनर्जी हो जाएगा पावर इंटू टाइम। अब पावर हमें दिया है 40 वाट, ठीक है, और उसमें टाइम दिया है हमें 20 सेकेंड। अब इसमें लिखा है कि बल्ब जो है वो 80% एफिशिएंसी है। 80% एफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ एवरीबॉडी, 80% एफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ? हाँ, जैसे देखो बल्ब क्या करता है, बल्ब थोड़ा गर्म भी हो जाता है। देखो रेट ऑफ डूइंग वर्क एंड रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ एनर्जी सेम। जब तुम काम करते हो, लेट्स से यू आर डूइंग वर्क, तो यू आर डिसिपेटिंग एनर्जी, राइट? तो पावर को हम लिख सकते हैं एनर्जी पर यूनिट टाइम या फिर वर्क डन पर यूनिट टाइम। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो अब देखो क्या है, एफिशिएंसी 80% है, सही है सही है। तो 80% का मतलब है कि आउटपुट बाय इनपुट 80 है, राइट? तो यदि इनपुट इसका हम मान के चले ये है, मतलब लेट से 40 इंटू 20, तो आउटपुट क्या होगा इसका, 0.8 इंटू 40 इंटू 20। ये समझ में आया एवरीबॉडी? इज इट क्लियर नाउ? ये सबको समझ में आ रहा है? तो आउटपुट तुम्हारा क्या आया, 32 इंटू 20 यानी 640 जूल। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर नाउ? पार्थ तुम्हें क्लियर नहीं है? पार्थ क्लियर, इज इट क्लियर टू यू नाउ? प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। पार्थ जवाब नहीं दे रहा है, नहीं है क्लियर, क्यों, क्या दिक्कत हो गई तुम्हें? देखो पार्थ, हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है कि पावर जो होता है दैट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। सो व्हेन यू आर डूइंग वर्क, जब तुम कुछ काम कर रहे हो,
तो यू आर एक्चुअली डिसिपेटिंग एनर्जी, तुम एनर्जी खर्च कर रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे पावर जो है वो उसको हम लिख सकते हैं एनर्जी बाय टाइम, तो एनर्जी पावर इनटू टाइम होगा। ये समझ में आ रहा है पार्थ? ये भी समझ में नहीं आ रहा? अरे देखो, पावर होता है एनर्जी बाय टाइम, तो एनर्जी हुआ पावर इनटू टाइम ना। तो अब पावर 40 दिया है और टाइम 20 सेकंड्स दिया है, तो ये 40 इंटू 20 हो गया। अब 80% एफिशिएंट है, इसका मतलब इसका 80% ही काम वो करेगा। समझ में आ रहा है? 80% वो यूज करेगा बल्ब लाइट के फॉर्म में। तो अब जो इसका 80% है वही एनर्जी वो इमिट कर रहा है। इज दैट क्लियर? तो अब देखो क्या है, 640 जूल तुम्हारे पास हो गया है, ये एनर्जी ये इमिट कर रहा है 640 जूल। नाउ अब जो एनर्जी तुम्हें दिया है, एनर्जी दिया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालेंगे यदि, तो 1240 अपॉन 620 आता है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना किलो जूल हुआ, मतलब कितना जूल हुआ बताओ? 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल, यानी ये एक फोटोन की एनर्जी है। तो एक एनर्जी ऑफ 1 फोटोन हमें दिया है, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन हमें दिया है 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ n फोटॉन्स क्या होगा? एनर्जी ऑफ n फोटॉन्स होगा n इंटू 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19, राइट? पार्थ यहां समझ में आ रहा है तुम्हें? तो अब ये जो वैल्यू है n इंटू 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19, दिस इज 640। तो n क्या आएगा? n बताओ क्या आएगा? n आएगा 640 अपॉन 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 640 इंटू 10 की पावर 19 अपॉन 3.2। इसमें किसी को डाउट है? ठीक है, तो ये कितना है अप्रोक्सीमेटली? ये देखो, ये वैल्यू कितने से जा रहा है? ये जा रहा है 200 से, राइट? तो इट इज 200। इज इट क्लियर एवरीवन नाउ? सर आपने 620 से डिवाइड किया है, एक सेकंड एक सेकंड। ओके 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 ओके, दिस इज नॉट, हाँ यहाँ पे ये वैल्यू जो है दैट इज, जस्ट अ मिनट, यहाँ पर हमारी वैल्यू कितनी आई थी? हमारी वैल्यू आई थी 620 से डिवाइड किया है, जस्ट अ मिनट कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं हम लोग। हाँ हाँ, 640 इज इक्वल टू 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19। वेवलेंथ, एक मिनट, वेवलेंथ इज, ये 640, तो एक्चुअली हमारा एनर्जी जो है वो कितना आया है? 640 है ना? हमारा जो एनर्जी कैलकुलेट होकर के आया है, व्हाट इज दैट? हमारा जो एनर्जी कैलकुलेट होकर के आया है वो हमें मिला है 640। इज दैट क्लियर? इसमें किसी को डाउट है? एनर्जी जो हमारा 640 मिला, नहीं वो सही है, हमारा एनर्जी जो 640 तो मिला है वो तो सही है ना? 20 620 नैनोमीटर तो सही तो है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आएगा। तुम पूछना क्या चाह रहे हो, क्या डाउट है, मुझे वो क्लियर नहीं हो रहा। ये 200 इंटू 10 की पावर, एक सेकंड में पूरा सॉल्व कर देता हूं, उसके बाद जिसको जो डाउट होगा वो पूछते रहना। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 21, ठीक है, जो कि आ रहा है ऑप्शन डी। अब बताओ भावेश, क्या डाउट है तुम्हें? भावेश बताओ क्या डाउट है? देखो मैं फिर से समझा देता हूं, आउटपुट जो है, आउटपुट 640 जूल है, इसमें किसी को डाउट है? आउटपुट 640 जूल, इसमें किसी को डाउट है? ठीक है, अब एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल, इसमें किसी को डाउट है? तो अब एनर्जी 1 फोटोन का इतना है, तो एनर्जी n फोटोन्स का n इंटू दिस हो जाएगा, n इंटू 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और ये वैल्यू 640 है। तो हम n इससे निकाल दिए सॉल्व करके, ये कट जाएगा, 200 से जाएगा ये 3.2, मतलब 640 को 3.2 से डिवाइड करेंगे तो 200 इंटू 10 की पावर 19 आएगा, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 21।
किसी को डाउट है इसमें? इसको लिखना है, इसको लिखना है या नहीं लिखना है? रिटन एवरीवन? ठीक है, सुमति ठीक है, वेट करता हूं मैं। सुमति डन नाउ? सुमति लिखने का काम हो गया? ठीक है, किन्मय हैज रेज्ड हैंड। बोलो किन्मय, क्या डाउट है? किन्मय बताइए। नहीं, अभी हम लोग नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 में किसी को डाउट है क्या? क्वेश्चन नंबर 5 में किसी को डाउट है? 6 में डाउट है? क्वेश्चन नंबर 5 में पार्थ को डाउट है। ओके, देखो पार्थ, वेव नंबर, अच्छा तुम लोग जो कोर्स में थ्योरी कराया जाता है क्लास में, उसको घर पे जाके थ्योरी एक बार रिवाइज करते हो क्या? एक्चुअली देखो, होना तो ये चाहिए कि आपको जो पढ़ाया गया है उसको आप एक बार रिवाइज कीजिए, एक बार फॉर्मूला लिख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने बैठिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो पूछ रहा है कि वेवलेंथ दिया है और वेव नंबर निकालने को बोला गया है, राइट? तो वेवलेंथ दिया है, वेव नंबर निकालने बोला गया है। तो न्यू बार जो होता है वो होता है 1/λ, और तुम्हें लेमडा दे रखा है और 1/λ निकालना है। अब यदि इस क्वेश्चन में भी डाउट है, इसका मतलब तुमने थ्योरी पढ़ा ही नहीं। तो थ्योरी एक बार पढ़ लो, क्योंकि वो जरूरी होता है एक बार रिवाइज करने के लिए। लेमडा दिया है तुम्हें 500 नैनोमीटर, तो 500 इंटू 10⁻⁹ से कर दो ये डिवाइड, 10⁹ ऊपर जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा बताओ? 1000 लिख देते हैं इंटू 10⁻6 अपॉन 500, तो बताओ ये क्या आएगा? ये आ जाएगा 2 इंटू 10⁻6 मीटर इनवर्स। क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 6 जो है उसमें क्या पूछा गया है? इन अ टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकेंड द फॉलोइंग वेव पैटर्न इज ऑब्जर्व, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इन हर्ट्ज इज। ठीक है, देखो 2 सेकेंड में वेव पैटर्न देखने को मिल रहा है हमें, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें कितने वेव्स हैं? देखो 1 2 3 4 है ना, तो देखो ये 4 वेव्स कंप्लीटली दिया हुआ है। ऐसा एक वेव हुआ, ये वेव 1, ये 2 वेव हुआ, वेव 2, ये 3 वेव हुआ, लेट्स से यहाँ पे 3 हो गया, सॉरी, एंड दिस इज वेव 4। तो ये पहला वेव, ये दूसरा वेव, ये तीसरा वेव और ये चौथा वेव, 4 वेव्स हो गए। इतना समझ में आ रहा है? तो 2 सेकेंड में इसने 4 रिवॉल्यूशंस कवर किए हैं, 2 सेकेंड में 4 रिवॉल्यूशंस कवर किए हैं। इज दैट क्लियर? तो 1 सेकेंड में, या फिर 4 ऑसिलेशंस बोल सकते हो, तो 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशंस कंप्लीट करेगा? 2। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कवर्ड पर सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी क्या हुआ बताओ फिर? 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशन कवर किए, ये होता है फ्रीक्वेंसी। तो आंसर क्या है? टेल मी। फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड, तो 1 सेकेंड में 2 ऑसिलेशन है, तो फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज हुआ ना। इसमें किसी को डाउट है? एवरीबॉडी क्लियर ऑन दिस? ये लिख लिया सबने? क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 7 में डाउट है किसी को? क्वेश्चन 7 क्लियर है? ठीक है, फाइन। तो क्वेश्चन 8 पे आते हैं।
क्वेश्चन 8 में क्या लिखा है? क्वेश्चन 8 क्लियर है किसी को? किसी को क्वेश्चन 8 में डाउट है? क्वेश्चन 9 सीधा आ जाए। ठीक है, चलो क्वेश्चन 9 पे आते हैं। क्वेश्चन 9 दिया है, व्हाट इज द वेव नंबर ऑफ ए ईएम वेव हैविंग फ्रीक्वेंसी। देखो फ्रीक्वेंसी दिया है तो c होता है न्यू इंटू लेमडा, तो लेमडा क्या आएगा बताओ? c बाई न्यू, c होता है 3 इंटू 10 की पावर 8, और फ्रीक्वेंसी दिया है 6 इंटू 10 की पावर 14। इसमें किसी को डाउट है? तो यह 1/2 इंटू 10 की पावर -6 मीटर। इज इट क्लियर? अरे लेमडा कैसे निकाला ये समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? आकाश से नहीं समझ में आ रहा है। आकाश क्या दिक्कत हो गया? तुम्हें ये फॉर्मूला नहीं पता है कि स्पीड ऑफ लाइट जो होता है, स्पीड ऑफ लाइट जो होता है दैट इज फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो लेमडा हो जाएगा c बाई न्यू, c हमें याद करना था 3 इंटू 10 की पावर 8, लेमडा दे रखा है 6 इंटू 10 की पावर 14, तो ये कट जाएगा, ये आएगा 1/2 इंटू 10 की पावर -6, तो ये लेमडा आ गया। तो अब व्हाट इज वेव नंबर बताओ? वेव नंबर न्यू बार क्या होता है? 1/λ होता है ना, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1/2 इंटू 10 की पावर -6। तो अब बताओ ये कितना आया? ये आया कितना बताओ? 2 इंटू 10 की पावर 6 आया ना, तो 2 इंटू 10 की पावर 6 कौन से मीटर में? यूनिट में, मीटर इनवर्स। तो आंसर आया सी। एवरीवन क्लियर? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में किसी को डाउट है? क्वेश्चन 10 इज इट क्लियर एवरीवन? ओके, ठीक है। क्वेश्चन 10 कौन पूछ रहा है? उज्जवल। उज्जवल इज आस्किंग ए क्वेश्चन 10। देखो एक बॉडी है जो एब्जॉर्व करता है एक फ्रीक्वेंसी λ1 एब्जॉर्व करता है, सॉरी 500 नैनोमीटर की फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ है, ठीक है। ये λ1 एब्जॉर्व करता है, और इसको एब्जॉर्व करने के बाद दो वेवलेंथ इमिट करता है, λ2 और λ3। अभी λ2 800 नैनोमीटर दे रखा है और λ3 हमें निकालना है। तो उज्जवल बताओ यहाँ कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे? उज्जवल यहाँ क्या कॉन्सेप्ट लगेगा बताओ? कि इंसिडेंट एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी इमिटेड। जो इंसिडेंट एनर्जी है वही एनर्जी इमिट भी हो जाएगी, राइट? तो देखो इंसिडेंट एनर्जी क्या है? इट इज hc बाई λ1, और एनर्जी इमिटेड क्या है? hc बाई λ2 प्लस hc बाई λ3। अब hc बाई λ1 इज इक्वल टू hc 1 बाई λ2 प्लस 1 बाई λ3। एक्चुअली ये एक क्वेश्चन कराया था मैंने क्लास में, तुम लोग शायद से रिवाइज कर नहीं रहे हो। रिवाइज किया करो, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। 1 बाई λ1 1/500 है, λ2 जो है मैंने दिया क्वेश्चन में कितना दिया है? 800, राइट? तो λ3 कितना आएगा? वन बाई λ3 इज 1/500 माइनस 1/800, तो ये आएगा 500 इंटू 800 अपॉन, मतलब ये इस तरह से। तो ये कितना आया बताओ? ये वैल्यू आ जाती है λ3 500 इंटू 800 डिवाइडेड बाई 300, ठीक है, डिवाइडेड बाई 300। तो अब देखो क्या है, 5/3 इंटू 800, तो ये कितना है? 5/3 इंटू 800 बताओ? 1333 नैनोमीटर। ठीक है आदित्य, इट्स गुड, आपने सारे ट्राई कर लिया, इट्स गुड। ओके, और किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट है? ये सबने लिख लिया? ओके, रिटन एवरीवन?
लिखने का काम हो गया क्या? तो शुड वी मूव टू द नेक्स्ट पेज नाउ? राइटिंग क्वेश्चन 10, ठीक है, लिखो फिर। नहीं, देयर आर पीपल हु आर स्टिल राइटिंग। जूस लोग अभी भी लिख रहे हैं। ओम डन? हाँ यश बोलो, थ्योरी में क्या डाउट है? बोलो। म्यूट अनम्यूट कर दिया, बोलो। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, और देखो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो तुम्हारे मॉड्यूल में नहीं है, तो भी हम लोग करेंगे, रुक जाओ अभी थोड़ा, ठीक है। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कर लेंगे, आसान है। मॉड्यूल में नहीं है तो एक थोड़ा सीक्वेंस में चल रहा है, उसके हिसाब कर लेंगे हम लोग, विल डू दैट। क्वेश्चन 8, पार्थ ही सेज, कौन पूछो? पार्थ, क्वेश्चन 8। एक मिनट है ना, मैं वापस खोल देता हूँ, पीडीएफ ने मना कर दिया था। There is a person who is asking question 8. Question 8, पार्थ। देखो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन 8 में क्या लिखा है? द रेशियो, तुम्हारे पास एक एनर्जी E1 पता करना है, लेमडा 1 दे रखा है, लेमडा 1 दे रखा है 2000 एंगस्ट्रॉम। E2 पता करना है, लेमडा 2 दे रखा है 4000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है पार्थ? तो देखो एनर्जी क्या होता है, इट इज hc बाई लेमडा 1। तो यदि हम E1 लिखेंगे तो इट विल बी hc बाई लेमडा 1। ये समझ में आ रहा है पार्थ? आर यू क्लियर ऑन दिस? ये बात तुम्हें समझ में आ रही है? उसी तरह से यदि हम लिखते हैं E2, तो E2 क्या आएगा? hc बाई लेमडा 2। तो E1 बाई E2 क्या आएगा बताओ? लेमडा 2 बाई लेमडा 1 आएगा ना? पूछा है E1 बाई E2 ही पूछा है ना? तो E1 बाई E2 आया लेमडा 2 बाई लेमडा 1, यानी 4000 अपॉन 2000। तो ये वैल्यू क्या आ रही है बताओ पार्थ? ये वैल्यू क्या आ रही है पार्थ? पार्थ तो बता ही नहीं रहा है। 2, ठीक है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। और किसी को डाउट है कुछ? अच्छा, ऐसा कितने बच्चे हैं जिनसे एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ इनमें से 10 में से? हाउ मेनी ऑफ यू कुड नॉट सॉल्व इवन अ सिंगल क्वेश्चन? ऐसे कितने बच्चे हैं जिनसे एक भी नहीं हुआ? मैं ऐसे ही अपने जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ, इसमें टेंशन लेने वाली बात कुछ नहीं है। नहीं भी हुआ तो तुम बता सकते हो, बिकॉज जिनको ज्यादा डाउट है उनका थोड़ा ख्याल रखा जाएगा, उनसे पूछ लिया जाएगा बीच बीच में। ऐसा कोई है जिससे एक भी नहीं हुआ? ओके, ऐसा कोई कितने लोग हैं जिनसे सारे हो गए, एक भी ऐसा नहीं था जो नहीं हुआ? श्रेयस बोल रहा है, ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो कोई बात नहीं। प्रांजल मैं भेज दूंगा, थोड़ा सा रुक जाओ, लेक्चर खत्म हो जाएगा तो मैं भेज दूंगा, ठीक है। फाइन, सी अभी हमारा अच्छा, मॉडल के सीक्वेंस में तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक है बोर्स मॉडल, राइट? और उसके बाद है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। बट एक्चुअल में सीक्वेंस यही है कि हम लोग जो है पहले चले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट करें। रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग तो आपके वो ऐप पे जाता है ना, और यूट्यूब पे भी जाता है। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग जो है वो ऐप पे जाता है और यूट्यूब पे भी जाता है। ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं डालता हूँ, बट तो जाता तो है हर जगह। जिनको लेक्चर फिर से देखना है वो या तो ऐप पे देख लो या तो यूट्यूब पे देख लो। रिकॉर्डिंग जा रहा है, प्रॉपर जा रहा है। वो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं डालते, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे वीडियो डाल देते हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कौन सा वीडियो कहाँ है। तो ऐप पे और ये यूट्यूब पे जो है ना, वो वीडियो जा रहा है, आप देख सकते हैं वहां। हाँ, ऐप की नोटिफिकेशन भी आती होगी, ठीक है। और यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब किया हुआ तो वहां से भी नोटिफिकेशन तुमको मिलेगा।
नाम मनीष कुमार सिंह, मेरा नाम मनीष है। अच्छा, ऐप का नाम ग्रेविटी वाला ऐप, जो ग्रेविटी का ऐप है ना, उसपे ग्रेविटी वाला ऐप पे आता है वेदांत। तो अब देखो हम लोग सी फाइन, अब हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं। एवरीबॉडी कैन वी स्टार्ट द टॉपिक नाउ। देखो अभी आपके मॉड्यूल में जो नेक्स्ट टॉपिक है, अब हमारे मॉड्यूल में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बोर्स मॉडल। लेकिन बोर्स मॉडल थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक माना जाता है, तो उसके लिए सही सीक्वेंस ये रहेगा कि हम पहले कवर करें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट खत्म करने के बाद जो है हम बोर्स मॉडल पे चले जाएंगे। एवरीबॉडी ठीक है? तो हम लोग पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करेंगे, उसके बाद बोर्स मॉडल में जाएंगे, क्योंकि वो बोर्स मॉडल ज्यादा डिफिकल्ट है। एनसीईआरटी में ऐसे ही है, हाँ एनसीईआरटी में यही सीक्वेंस है, पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। हाँ हम लोग वही एनसीईआरटी वाला पैटर्न जो है फॉलो कर रहे हैं। तो फाइन, सी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसी ने नाम सुना है? व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? देखो एक साइंटिस्ट था हेनरी हर्ट्ज, जैसे हम लोग पढ़ रहे थे कि एटम का जब स्ट्रक्चर हो रहा था डिफाइन, मतलब एटम की जो स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत सारी डिस्कवरीज हो रही थी, और धीरे धीरे साइंटिस्ट जो है अलग अलग चीजों को जान रहे थे। तो उसमें एक ऑब्जर्वेशन हेनरी हर्ट्ज नाम का एक साइंटिस्ट ने किया था। हेनरी हर्ट्ज ने एक फिनोमिना ऑब्जर्व किया जिसका नाम था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसी को आइडिया है क्या होता है? एनीबडी? एनीबडी? हाँ आइंस्टाइन को एक्सप्लेन किया था ना इसने, आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया था, बट ऑब्जर्व किया था फोटो हेनरी हर्ट्ज ने, कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट, और उसको एक्सप्लेन किया था आइंस्टाइन ने। हेनरी हर्ट्ज ने एक्सप्लेन किया था, सॉरी एक्सपेरिमेंट किया था, और आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया था। देखो हेनरी हर्ट्ज ने क्या देखा, सरफेस ऑफ अल्कली मेटल। यू नो व्हाट इज एन अल्कली मेटल? सबको पता है व्हाट इज एन अल्कली मेटल? अल्कली मेटल किसको बोलते हैं? ग्रुप वन, करेक्ट। ग्रुप वन में क्या आता है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं ग्रुप वन में। उसने क्या देखा कि जब सरफेस ऑफ अल्कली मेटल पे फोटोन आता है, ठीक है, सरफेस ऑफ अल्कली मेटल पे फोटोन आता है जो कि एनर्जी काफी ज्यादा लेकर के आता है, तो उससे क्या होता है, उसके बाद फ्री इलेक्ट्रॉन सरफेस पे निकलने लग जाते हैं, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है बाद में जाके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, ठीक है। तो फोटोन आता है और इलेक्ट्रॉन चला जाता है। तो हाइड्रोजन जो है वो एक्चुअली एक्सेप्शनल है पार्थ, तुम उसको पढ़ोगे पीरियोडिक टेबल में। ये हाइड्रोजन की ज्यादातर प्रॉपर्टीज जो है वो नहीं मैच करती, बट फिर भी रखते तो इसको हैं, बट हाइड्रोजन मेटल नहीं है, ठीक है ना। अब देखो मान लो अल्कली मेटल के सरफेस पे फोटोन, ऐसा हेनरी हर्ट्ज ने देखा, इसका ये ऑब्जर्वेशन था, उसने ये एक्सपेरिमेंट किया था कि जब फोटोन अल्कली मेटल के सरफेस पे आ रहा है, ठीक है, और जो हाँ हाइड्रोजन मेटल नहीं, नॉन मेटल है, ठीक है। तो अब जो मेटल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है उसको हम बोलते हैं फोटो मेटल। फोटो मेटल क्या है? फोटो मेटल इज द मेटल विच शोज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो मेटल क्या है? इट इज द मेटल which shows photoelectric effect. तो आइंस्टाइन ने क्या, सॉरी आइंस्टाइन बोल रहा हूं, हर्ट्ज ने क्या ऑब्जर्व किया? हाँ ऑलमोस्ट सारे अल्कली मेटल्स जो हैं वो सारे ही देखते हैं, लिथियम थोड़ा कम शो करता है। नहीं और भी हैं, और भी अल्कली मेटल्स, जैसे कि फोटो मेटल कौन होता है? इलेक्ट्रॉन किसका एक कॉन्सेप्ट होता है, आयनाइजेशन एनर्जी, सबको पता है आयनाइजेशन एनर्जी? डू यू नो व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी? इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। यदि एकदम आसान भाषा में बोले तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल या फ्रॉम एन एटम, ये एकदम आसान भाषा में डिफाइन कर रहे हैं, इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी।
तो अब देखो एक्चुअली में जैसे हम सोचें कि कौन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा, द एलिमेंट विथ लो आयनाइजेशन एनर्जी, द एलिमेंट विथ लो आयनाइजेशन एनर्जी, जिस एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी कम है, दैट विल शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एवरीवन क्लियर? ठीक है, अभी देखो जैसे समझने की कोशिश करो, हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी इट इज मेड अप ऑफ कार्बन। कार्बन एक नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल का इलेक्ट्रॉन लूज करने का कोई टेंडेंसी होता नहीं है। नॉन मेटल्स डू नॉट हैव एनी टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? ये बात पता है ना सबको? नॉन मेटल्स को इलेक्ट्रॉन लूज करने की कोई टेंडेंसी नहीं होती है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की कोई टेंडेंसी रखते ही नहीं है, तो उनको इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, तो उनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। ये सबको पता है कि नॉन मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, बिकॉज उनकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है, देने की टेंडेंसी नहीं है। बट मेटल्स की क्या होती है? मेटल्स की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होती है, तो उनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। इज दैट क्लियर? से यस और नो चैट बॉक्स में बताइए। तो मेटल्स की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। तो अब सारे मेटल्स थोड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन देते हैं। हाँ सेम ही है, सारे इलेक्ट्रॉन्स आसानी से, मतलब सारे मेटल्स आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देते। उनमें से जो मेटल्स आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दें, जैसे फोटोन आए और एनर्जी जो ट्रांसफर करे वो काफी हो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो ऐसे मेटल को फोटो मेटल बोलते हैं। नॉर्मली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ग्रुप 1 में बोल सकते हो सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम आसानी से करते हैं। ग्रुप 2 में क्या है? ग्रुप 2 की बात करें तो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये सब शो करते हैं। बट कौन सा मेटल ओनली फोटोन? हाँ फोटोन, बिकॉज सनलाइट के प्रेजेंस में देखा था ना उसने, सनलाइट के प्रेजेंस में हेनरी हर्ट्ज ने ऑब्जर्व किया था। तो एवरीबॉडी रिटर्न, इसको लिख लिया। नीचे जाने पे टेंडेंसी बढ़ती है और लेफ्ट टू राइट जाने पे घटती है, ठीक है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वैलेंसी 1 वाले अल्कली मेटल नहीं है। पीरियोडिक टेबल करके एक चैप्टर होता है क्लास 10th में, यदि उसमें पढ़ा है तुमने तो एक्चुअली अल्कली मेटल्स कौन कौन से हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये है अल्कली मेटल। ठीक है सोनाली? सोलर सेल की बात अभी नहीं करेंगे, वहां पर अलग होता है, दे आर डायोड, वो अलग चीज है। रुक तो जाओ पहले, अभी चीजें देखने तो दो। एवरीबॉडी रिटर्न, इतना लिख लिया सबने? हाइड्रोजन, वही तो मैं बोल रहा हूँ, सारी नहीं है। एवरीबॉडी रिटर्न, ठीक है। तो देखो हमने क्या सीखा है, व्हाट हैव वी लर्न? हेनरी हर्ट्ज ने क्या देखा कि ऐसे मेटल्स जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है, ऐसे मेटल्स जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है, सर फोटो मेटल की एक बार लिस्ट बताओगे? दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फोटो मेटल की लिस्ट बताने की जरूरत नहीं है, बट मैं जनरली बता देता हूँ। ग्रुप 1 में क्या होता है? लिथियम, पोटेशियम, लिथियम को छोड़ दो, उसमें कम टेंडेंसी। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, लिखने की जरूरत नहीं है, करंट प्रोड्यूस होता है यहाँ। तो वो एलिमेंट्स जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है, दे हैव ए टेंडेंसी टू शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इज एवरीवन क्लियर ऑन दिस? प्लीज से यस और नो। ठीक है, और उनमें ज्यादातर केसेस क्या आ जाएंगे? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इनकी बहुत ज्यादा टेंडेंसी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करने की। बाकी करते भी हैं तो बहुत कम करते हैं, बट ये तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है। नाउ लेट अस राइट डाउन डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का? द स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन from the surface of photometal, from the surface of photometal, from the surface of photometal upon incidence
of a photon is called photoelectric effect. ठीक है, फोटो सर फोटो केमिकल क्या होता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। हर चीज का एक सही समय होता है, रुक जाओ, जब वो आएगा तब उसको बताएंगे। फाइन, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो क्या है, इट इज स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर द सरफेस ऑफ फोटोमेटल। अब देखो होता क्या है, जैसे मान लो लेट से ये एक ब्लॉक रखा हुआ है और ब्लॉक लेट से जमीन है, फर्श है, तुम यहाँ हथौड़ा मारोगे तो क्या होगा, ये पार्टिकल्स बाहर निकलने लगेंगे ना। स्पॉन्टेनियस मतलब समथिंग विच टेक्स प्लेस ऑन इट्स ओन, समथिंग विच टेक्स प्लेस ऑन इट्स ओन इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस। ठीक है, स्पॉन्टेनियस इज समथिंग विच टेक्स प्लेस ऑन इट्स ओन। अब मान लो जैसे हथौड़ा मारा तुमने जमीन पे, तो पार्टिकल्स इसके बाहर निकलने लगेंगे। उसी तरह जब फोटोन काफी एनर्जी के साथ सरफेस पे इंसिडेंट होता है, ठीक है, और फोटोन काफी एनर्जी के साथ सरफेस पे एक्सट्रैक्ट करता है, और इस फोटो मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी भी कम है, तो अब क्या होगा, मान लो इसके इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए होता है, मान लो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए होता है, और इसने एनर्जी दे दी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा भी तो सर्टेन काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो अब इलेक्ट्रॉन निकलने लगेगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो ये करंट जनरेट करेगा। इज इट क्लियर नाउ? हाँ, एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होता है बेसिकली। देखो क्या है, एक्स्ट्रा एनर्जी तो चाहिए ही होगा। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक ब्लॉक रखा हुआ है जमीन पे, ये ब्लॉक को हटाने के लिए तुम्हें 2 जूल एनर्जी लगानी है, और तुमने यहाँ 10 जूल लगा दिया, तो बाकी का 8 जूल कहाँ जाएगा, 8 जूल इसके काइनेटिक एनर्जी में जाएगा। इज दैट क्लियर या नहीं है क्लियर? ये वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। इफ यू यूज अनदर सोर्स देन दैट विल नॉट बी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वी आर स्टडीइंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो बेसिकली यहां पे भी वही हो रहा है। अरे वेदांत देखो, मान लो तुमने इस ब्लॉक को 10 जूल एनर्जी दी है, और इसको हटाने के लिए यहां से 2 जूल की रिक्वायरमेंट है, तो तुमने 10 जूल दे दी, तो बाकी का 8 जूल कहां जाएगा, बाकी का 8 जूल कहां जाएगा वेदांत, बाकी का 8 जूल कहां जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, जैसे बॉलर बॉलिंग कर रहा है और बैट्समैन से स्ट्राइक कर रहा है, तो बॉल को रोकने के लिए जितना फोर्स चाहिए था, जितनी एनर्जी चाहिए थी, उससे ज्यादा बैट्समैन ने लगा दी, इसलिए तो बॉल जाता है ना दूसरी तरफ। उसी तरह यहाँ पे इसको हटाने के लिए मिनिमम एनर्जी 2 जूल चाहिए था, ये ई मिन है, दिस इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, और तुमने 10 दे दिया, तो बाकी कहाँ जाएगा, बाकी काइनेटिक एनर्जी में जाएगा। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए, उससे ज्यादा एनर्जी फोटोन ट्रांसफर कर दे, तो बाकी का एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में आ जाता है। और वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में जब इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो मूविंग इलेक्ट्रॉन constitutes photoelectric current. Is that correct? Clear? तो photoelectric current क्या है? Photoelectric current is the current generated due to photoelectric emission, या फिर ऐसा बोल सकते हैं, it is the current generated during the process of photoelectric effect. Is that clear? नेट प्रॉब्लम है। अभिषेक, मैं क्या बोल रहा हूं कि जब करंट जनरेट हुआ ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दैट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करंट। मतलब जैसे तुमने इसको हटाने के लिए जो एनर्जी चाहिए थी उससे ज्यादा दे दी, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करके निकलने लगे, तो जो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक करंट जनरेट करेंगे, राइट? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है देन व्हाट डू वी गेट बेसिकली करंट। ठीक है, तो ये जो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल जनरेट इलेक्ट्रिक करंट एंड दैट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। प्रथम रुक जाओ, वी विल मूव टू दैट। इसका यूज कहाँ होता है? अरे रुक तो जा, पहले कॉन्सेप्ट तो स्टार्ट करने दे।
धीरे धीरे एक सीक्वेंस में चलते हैं। एनर्जी ज्यादा दी तो ज्यादा नहीं, ज्यादा वो नहीं होगा ज्यादा इमिट, विल सी दैट क्या है उसमें। एवरीबॉडी रिटन दिस मच? ये लिख लिया सबने? तो अब देखो हमें कुछ और चीज डिफाइन करनी है। सी हम लोग बात कर रहे थे इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यहां पे हम डिफाइन करेंगे कुछ चीज, जैसे व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट। बताओ इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होता है? लाइट की लेस दिया तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, और क्या, फिर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ही नहीं होगा। पार्थ यदि एनर्जी कम दिया तो नहीं निकलेगा इलेक्ट्रॉन, देयर विल नॉट बी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ठीक है। इंटेंसिटी देखो हम लोग डिफाइन किए थे कैसे। मान लो ये एक सरफेस है जिसपे सनलाइट आ रही है, ठीक है, और इस सरफेस का लेंथ है L और इसका ब्रेथ है B। तो एरिया क्या आएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। इज दैट क्लियर? तो एक्चुअली डिफाइन कैसे करते हैं? जब हम डिफाइन करते हैं इंटेंसिटी, मान लो इस पे फोटॉन्स आ रहे हैं, तो इंटेंसिटी होता है, इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज पावर ट्रांसफर्ड पर यूनिट एरिया। पावर ट्रांसफर्ड पर यूनिट एरिया, ठीक है। ये एक्चुअल डेफिनेशन होता है इंटेंसिटी का। जैसे मैंने बोला था कि इंटेंसिटी में डिफाइन करूंगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, वही कर रहा हूं। जैसे मान लो पावर ट्रांसफर्ड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड इंटेंसिटी। जैसे बल्ब देखो, बल्ब मान लो एक सोर्स ऑफ लाइट है, लेट्स से बल्ब है यहाँ पे, सो आई एम राइटिंग बल्ब के लिए मैं बी लिख रहा हूँ। तो बल्ब इमिट कर रहा है लाइट, ठीक है। तो अब ये लाइट इस पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में, ए लिख देता हूं मैं एल बी, कितने पावर जा रही है वो यहाँ पे इंटेंसिटी पहुंच रहा है। इज दैट क्लियर? तो इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? पावर इंसिडेंट पर यूनिट एरिया। इज एवरीवन क्लियर ऑन दिस? प्लीज से यस और नो। तो इंटेंसिटी को डिफाइन करते हैं पावर इंसिडेंट पर यूनिट एरिया। अब पावर क्या होगा बताओ? एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम इंटू 1/एरिया, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो अब आ जाएगा एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टाइम। इसमें किसी को डाउट है कैसे आया एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टाइम? इज इट क्लियर? नो? क्या दिक्कत है सरायु, बताओ सरायु, क्या डाउट है तुम्हें? सरायु कोराडे, बताइए क्या डाउट है आपको? ठीक है। तो अब देखो हम यदि इंटेंसिटी डिफाइन करते हैं तो इंटेंसिटी क्या होगा? इंटेंसिटी हो जाएगा एनर्जी पर यूनिट टाइम। अब एनर्जी हम लोग जानते हैं क्या होता है, एन एच न्यू। ये बात समझ में आई? एनर्जी हमने पढ़ा है ना प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में, एन एच न्यू। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो अब देखो क्या है, व्हेन एरिया इज कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट कर दो, टाइम जो तुम मेजर कर रहे हो उसको भी रख लो कांस्टेंट, एच तो कांस्टेंट है ही, और न्यू भी कांस्टेंट है। मान लो तुम सेम फोटोन बार बार इमिट करा रहे हो, सेम कलर का फोटोन बार बार इमिट करा रहे हो, तो जब एरिया कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है और म्यू भी कांस्टेंट है, मतलब सेम सोर्स जो है बार बार कर रहा है इमिट, सेम सोर्स है। जैसे इस केस में बल्ब ही इमिट कर रहा था ना बार बार, तो सेम सोर्स है। तो उस केस में इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होगा? इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ फोटॉन्स के। जैसे ऊपर वाला जो केस हमने लिया है उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग बल्ब फिक्स रखे हैं, तो बल्ब हर बार सेम फ्रीक्वेंसी इमिट कर रहा है, सेम वेवलेंथ इमिट कर रहा है, और हम लोग सेम स्लैब रखे हैं, तो स्लैब का एरिया भी तो कांस्टेंट ही है। तो उस केस में इंटेंसिटी जो होगा इट विल बी प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स। ठीक है? इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? तो इसको लिख लो फिर, राइट इट डाउन। एवरीबॉडी रिटर्न? हाँ, इलेक्ट्रॉन्स रिजेक्टेड वो देखेंगे, रुक जाओ, एक सीक्वेंस में चलेंगे हम लोग, धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे, सही सीक्वेंस में, जो सही समय होगा किसी चीज को बताने के लिए। ऐसा यूनिट इंटेंसिटी का होगा वाट पर मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट होगा वाट पर मीटर स्क्वायर।
कंडेला बोल सकते हो, लेकिन वो ल्यूमिनेसेंट है, हाँ बोल सकते हो कंडेला। हाँ, सोर्स ऑफ फोटोन कुछ भी हो सकता है, बट नॉर्मली हम लोग विजिबल लाइट को ही बोलते हैं, कंसिडर उसी को करते हैं। एवरीबॉडी रिटर्न? ठीक है। नाउ सी, कुछ चीजें हमें ध्यान देनी है, एक बार समझना है। जैसे तो ये तो नॉर्मल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, लाइट रे आया, फोटोन आया और इलेक्ट्रॉन को उड़ा के ले गया। तो अब हर बार इलेक्ट्रॉन को उड़ा के नहीं लेके जाता है, जब इसको निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी लगती है उससे ज्यादा दें तो निकलता है। इज दैट क्लियर? तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो मूव करते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और उस इलेक्ट्रिसिटी को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या है, मान लो तुमने ये एक ट्रांसपेरेंट चेंबर लिया हुआ है, ये एक फोटो समझने की कोशिश करो, ये ट्रांसपेरेंट चेंबर लिया हुआ है, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट कैसे मेजर करते हैं उसकी बात बताई जा रही है, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो अब देखो क्या है कि मान लो यहाँ पे लाइट आया यानी फोटोन आई, फोटोन आई मेटल सरफेस पे, तो अब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में भागेगा, राइट? तो अब जैसे ये समझने की कोशिश करो, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये मेटल सरफेस जो है वो इलेक्ट्रॉन की सोर्स की तरह काम कर रहा है, और ये किसकी तरह काम कर रहा है बताओ? ये एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो ये पॉजिटिव सोर्स की तरह काम कर रहा है। तो अब देखो सर्किट कंप्लीट हो गया ना, तो इलेक्ट्रॉन इसके इस तरफ जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इसके इस तरफ जा रहा है, तो सर्किट कंप्लीट हुआ। तो ये क्या करंट जनरेट करेगा? एवरीबॉडी ये बात समझ में आ रही है? देखो सीधा सा है, ज्यादा टेंशन लेने बात है नहीं यहाँ पे। यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और यहाँ पे पहुंच रहा है, तो एक सर्किट हो गया ना जिसमें इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली फ्लो कर रहा है, तो ये सर्किट बन गया। तो सर्किट बनने से जो करंट जनरेट होगा, यहाँ पर तुम एमीटर लगा दो, तो जो करंट जनरेट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम क्या बोलेंगे बताओ? कितना अमाउंट ऑफ करंट होगा वो तो डिपेंड करेगा कि कितना लेट से फोटोन इमिट हो रहा है, फोटोन इंसिडेंट हो रहा है। इज एवरीवन क्लियर ऑन दिस? तो यहाँ पे सीधा सा कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे, एक मेटल से दूसरे की तरफ जाएंगे, तो इस प्रोसेस में जो करंट जनरेट होगा दैट विल बी कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, सबने स्क्रीनशॉट ले लिया? एवरीबॉडी स्क्रीनशॉट टेकन? ठीक है, अब देखो हम आगे बढ़ते हैं। इसको सोलर पैनल में यूज नहीं कर सकते बिकॉज वो, अरे एक बात बताओ, सोलर पैनल में यूज करोगे तुम तो एक्चुअली में अल्कली मेटल काफी रिएक्टिव होता है, वो तुरंत रिएक्ट कर जाएगा, ओपन एटमॉस्फेयर में नहीं रहता है। सोलर पैनल में डायोड वगैरह यूज करते हैं। जैसे सोडियम की बात करो, हाँ वैसा ही है, बट यहाँ पे इनर्ट एटमॉस्फेयर में करते हैं, राइट? हाँ, ओपन में रख दोगे सोडियम वगैरह तो जल जाएगा ना। और उसके बाद जैसे सोडियम को तुमने ओपन में रख दिया, छत पे रख दिया सोडियम, तो सोडियम बन जाएगा Na2O जल करके तुरंत। अब Na2O फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करेगा क्योंकि वो एलिमेंट नहीं, वो कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, हाँ एक फोटोन की स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही जनरेट होगी। आगे बढ़ जाए हम। फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स वो अलग केस है। अभी देखो हमारा टॉपिक क्या है? ऑब्जर्वेशंस ऑफ हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। ऑब्जर्वेशंस ऑफ हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, हर्ट्ज ने क्या क्या ऑब्जर्व किया हमें वो देखना है। ठीक है, हर्ट्ज ने क्या क्या ऑब्जर्व किया हमें वो समझना है एक बार। पहला ऑब्जर्वेशन क्या था? फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन was observed only in certain metals। सारे मेटल्स में होता था क्या? जैसे हम यदि धूप में जाएंगे तो हमारे शरीर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा क्या? यदि हम धूप में जाएंगे तो हमारे शरीर से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। अरे रुक तो जा, अभी आगे के सवाल पूछ रहा है, ये टॉपिक तो सीक्वेंस में चलने दे। वैभव अभी रुक जाओ,
हम लोग एक सीक्वेंस में चल रहे हैं, जब चीजों की समय आएगी देन इट विल बी डिस्कस्ड। ठीक है, पहला ऑब्जर्वेशन ये था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज ऑब्जर्व्ड ओनली इन सर्टेन मेटल्स विथ लो वैल्यूज ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। सारे मेटल्स में नहीं होता था, वो ऐसे मेटल्स में होता था जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी काफी कम है। जैसे क्या मैंने बताया, सोडियम, पोटेशियम, स्ट्रोंशियम एक्सेट्रा, जो मैंने एग्जांपल्स दिए थे। दीज मेटल्स आर कॉल्ड, इनको क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड फोटो मेटल्स। इसमें किसी को डाउट है? ठीक है, अब देखो क्या है, मान लो ये फोटो मेटल है एंड लेट अस से किसी एलिमेंट का है, जैसे लेट से कैल्शियम का है, ठीक है, या फिर स्ट्रोंशियम का है। तो इसमें ऐसा है क्या कि कोई भी फोटोन आके इलेक्ट्रॉन निकाल के जाएगा? ऐसा तो नहीं है। कोई भी फोटोन कितना भी एनर्जी कम दो तो क्या ये इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगा? अरे मान लो एक हल्का ब्लॉक जमीन पे रखा है और इसका वजन 50 ग्राम है, तो इसकी भी तो एक मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ना, जिसके देने के बिना ये हिलेगा नहीं। तो अब उसी तरह से द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, द फोटो, हाँ उसी की बात कर रहे हैं। The photoelectric effect was observed. The photoelectric effect was observed only when the energy of photon, the energy of incident photon, only when the energy of incident photon was greater than a certain threshold energy known as work function, इसको रिप्रेजेंट करते हैं phi for the given photometal, ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? एवरीबडी आर यू क्लियर? देखो एक मिनिमम एनर्जी तो लगेगा ना इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। वैभव बोल रहा है नहीं समझा। अरे जैसे तुम सिल्वर के सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो, तुम पोटेशियम के सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो, तुम सोडियम के सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो, तुम कैल्शियम के सरफेस से, थ्रेशोल्ड एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी, वो मिनिमम एनर्जी है जो निकालने के लिए चाहिए होगा। ठीक है, मान लो तुम 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी बोलते हैं, सिल्वर, पोटेशियम, कैल्शियम और सोडियम। नो, इट इज नो वेयर रिलेटेड टू न्यूक्लियर एनर्जी। अरे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लग रहा है उसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। जैसे ये 50 किलोग्राम का या फिर 50 ग्राम का ब्लॉक रखा है, उसको हटाने के लिए एनर्जी कुछ अलग होगा। मैंने 500 किलो का रख दिया तो अलग होगा, 50 किलो का रख दिया तो अलग होगा, 400 किलो का रख दिया तो अलग होगा। ठीक है, जैसे 10-15 बच्चे बैठे हैं, सबको हिलाने के लिए अलग अलग एनर्जी लगेगी ना। इफ यू वांट टू मूव समबडी देन इट विल रिक्वायर डिफरेंट एनर्जी, और वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वो हर बच्चे के लिए अलग अलग होगा, हर एलिमेंट का वर्क फंक्शन अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि उसकी आयनाइजेशन एनर्जी अलग अलग होती है। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? हाँ, आयनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी है उसी की बात कर रहे हैं ना, वर्क फंक्शन। हाँ बिल्कुल। अरे देखो समझने की कोशिश करो। अरे तो अनस्टेबल है तो उसके, लेकिन अरे अनस्टेबल नहीं होगा, खुद समझने की कोशिश करो। मेटल्स हैव ए टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, जैसे सोडियम की टेंडेंसी लूज इलेक्ट्रॉन करने की है, तो Na से Na प्लस बन के वो स्टेबल होता है, ऐसा कुछ नहीं है। अथर्व, इज दैट क्लियर? देखो समझने के मैं फिर से समझा देता हूं। हो क्या रहा है, हर एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकालना है। अब जैसे मान लो तुम्हें 50 किलो का बच्चा को हटाना है, उसकी जगह से 60 किलो वाले को हटाना है, 70 किलो वाले को हटाना है, 80 किलो वाले को हटाना है। ठीक है, सिंबल है फाई, द सिंबल फॉर वर्क फंक्शन इज फाई, ऐसा लिखते हैं फाई।
तो अब अलग अलग बच्चे को हटाने के लिए अलग अलग एनर्जी लगेगा, उसी तरह से हर एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ठीक है, हर हर एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी जो लगेगा वो उसके आयनाइजेशन एनर्जी पे डिपेंड करेगा। हाँ, और उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा, और हर एलिमेंट का आयनाइजेशन एनर्जी अलग अलग होता है, इसीलिए हर एलिमेंट का वर्क फंक्शन भी अलग अलग होता है। ये बात समझ में आ रही है? Why is it called वर्क फंक्शन? इसका नाम ऐसा रखा गया है, तो ये तो कन्वेंशन होता है ना, जैसे तुम्हारा नाम जो रखा गया है वो तो तुम्हारे पेरेंट्स ने डिसाइड किया है, तो अब जिसने नाम रखा वो अपने हिसाब से नाम रख देता है। काम करना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वर्क समझो तो वर्क फंक्शन है ये। इसका नाम क्यों रखा, नामकरण तो कन्वेंशन के ऊपर ही रहता है। नाम जो है वो हमको याद करना पड़ता है, जैसे तुम्हारा जो नाम है मुझे पता चल याद करना पड़ेगा, मैं नहीं पूछ सकता हूँ कि ये नाम क्यों रखा है। नामकरण तो सर्टेन सेट ऑफ कन्वेंशंस के ऊपर ही होगा ना। वर्क तो है ही, ऑब्वियसली वही बता रहा हूँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो नाम वर्क है तो उसके कन्वेंशन के बेसिस पे रखा है। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन को एक वर्क समझो, तो उस काम को करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी है दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक, दैट इज वर्क फंक्शन। ठीक है, जो मिनिमम एनर्जी लग रहा है उसको वर्क फंक्शन बोलते हैं। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? अरे ये लिख लिया सबने, रिटन एवरीवन? फाइन। तो देखो इसी में सेकंड पॉइंट में थोड़ा कंटिन्यू करें तो द वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मेटल। ये मेटल के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए स्पेसिफिक सेटअप लगेगा ही ऑब्वियसली। हवा में करोगे तो फिर हवा में तो मेटल जैसे सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा, Na2O बन जाएगा, सेटअप लगता है। तो अब ये नेचर ऑफ मेटल पे ऑब्वियसली डिपेंड करता ही है, ठीक है ना। एंड इट इज द मिनिमम एनर्जी, इसको ऐसे डिफाइन करें, इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। एवरीवन, आर यू क्लियर ऑन दिस? हाँ, प्लैंक्स थ्योरी के अजम्पशंस थे। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं। पहला अजम्पशन हमने ये पढ़ा कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन जो है इट इज ऑब्जर्व ओनली इन केस ऑफ फ्यू एलिमेंट्स। अभिषेक नेरे, बताओ क्या डाउट है तुम्हें? बोलो अभिषेक, क्या डाउट है? यू हैव रेज्ड हैंड, सो टेल मी व्हाट इज योर डाउट। पूरा ही डाउट है? क्या डाउट है तुम्हें? नेट नहीं चल रहा है? अरे तो अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ यार, वीडियो रिकॉर्डिंग चला जाएगा, तुम उसको देख लेना। ठीक है, वीडियो रिकॉर्डिंग चला जाएगा, उसमें देख लेना। इफ v इज ग्रेटर देन v0, अरे रुक जा अभी, ये आगे की चीजें क्यों पूछ रहे हो? बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको समझने में तकलीफ हो रही है, उनको चीजें समझ में नहीं आ रही, उनके लिए थोड़ा वेट करो। हाँ सेम ही, ऑलमोस्ट सेम है। सारे बच्चे एक जैसे थोड़ी होते हैं, कुछ को जल्दी समझ में आता है, कुछ को धीरे समझ में आता है। फाइन, तो देखो पहली चीज ये है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सब में नहीं देखने को मिलता और उसको एक मिनिमम एनर्जी लगती है। अब यदि हम बात करें, इसको हमने डिफाइन किया फाई, तो अब उस मिनिमम एनर्जी पे एक मिनिमम मतलब एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगा, ये समझ में आ रहा है? तो हम इसको ऐसा लिखें, फाई नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। देखो होना क्या चाहिए, फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन यानी इलेक्ट्रॉन निकले, तो एनर्जी जो है तुम्हें ये मिनिमम एनर्जी से ज्यादा देनी पड़ेगी, राइट? इज इट क्लियर एवरीबॉडी? फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के लिए वो जो मिनिमम एनर्जी है उससे ज्यादा देनी पड़ेगी ना। जैसे ये ब्लॉक को हटाने के लिए 5 जूल लगता है, तो तुम्हें 5 से ज्यादा दोगे तो ये ब्लॉक हटेगा।
तो उसी तरह जो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के लिए मिनिमम एनर्जी है वर्क फंक्शन, उससे ज्यादा एनर्जी देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इज दैट क्लियर? नाउ देखो एनर्जी जो है एच सी है, बाई लेमडा हम लिख सकते हैं, या फिर एच न्यू लिखते हैं। एनर्जी एच न्यू शुड बी ग्रेटर देन एच न्यू नॉट। न्यू नॉट क्या है? इट इज द फ्रीक्वेंसी एट फाई नॉट। उतने ही उतना ही एनर्जी दिया तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा। मान लो इस ब्लॉक को हटाने के लिए 5 जूल चाहिए और तुमने 5 ही दिया, तो जस्ट हट जाएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। ये बात समझ में आ रही है? ये जस्ट वहां से हटेगा, काइनेटिक एनर्जी 0 होगी इसकी। इज दैट क्लियर पार्थ? पार्थ ये बात समझ में आ रही है? तो अब देखो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि द गिवन फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है और न्यू नॉट क्या है? इट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये समझ में आया व्हाट इज प्रांजल सेज वंस अगेन। अरे देखो मान लो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक मिनिमम एनर्जी फाई लगती है। ये बात समझ में आ रही है प्रांजल? प्रांजल ये बात समझ में आ रही है तुम्हें? इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक मिनिमम एनर्जी फाई लगती है। जैसे इस ब्लॉक को हटाने के लिए मिनिमम एनर्जी 5 जूल लगती है, तो तुम इस ब्लॉक को निकालना चाहते हो विद अ सर्टेन काइनेटिक एनर्जी, तो तुम्हें 5 से ज्यादा देना होगा एनर्जी, या 5 से कम, या 5? प्रांजल प्लीज रिस्पॉन्ड। अरे जब डाउट पूछते हो तो जवाब वापस देना चाहिए तुम्हें। अरे प्रांजल समझ में आया नहीं आया? अरे यार जवाब ही नहीं दे रहा। 5 से ज्यादा देना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली जब इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी फाई लगता है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के लिए ये एनर्जी फाई से ज्यादा होना चाहिए। ये बात समझ में आ रहा है? अरे रुक जाओ, तुम लोग आगे का पूछ रहे हो और कुछ लोग पीछे का नहीं समझ पा रहे हैं। प्लीज वेट फॉर अदर स्टूडेंट्स एज वेल। हैव पेशेंस। प्रणव रुक जाओ, श्रेयस रुक जाओ। प्रांजल तुम्हें बात समझ में आई? अरे नेट कनेक्शन पुअर है। ठीक है, देखो मैं फिर से समझा देता हूं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए, हाँ इलेक्ट्रॉन वही रहेगा। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उससे ज्यादा देंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, राइट? तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के लिए एच न्यू शुड बी ग्रेटर देन एच न्यू नॉट, और न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी इट इज दी, ऐसा डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, it is the minimum frequency required for photoelectric emission, for photoelectric emission. Is that clear? ये समझ में आ रहा है? यदि सी न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, ठीक है? यदि म्यू इज लेस देन म्यू नॉट तो नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होगा, यदि म्यू म्यू नॉट के बराबर है तो भी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा, वहीं पे रह जाएगा। इज एवरीवन क्लियर ऑन दिस? यदि म्यू म्यू नॉट बराबर हो जाए, म्यू इज फ्रीक्वेंसी। अरे यार ये म्यू नहीं जानते हो तुम? म्यू न्यू जो भी नाम दो, म्यू बोलते हैं इसको। फाई एच न्यू कैसे हुआ? अरे एनर्जी क्या होता है? एनर्जी फोटोन का होता है एच इंटू न्यू। एनर्जी हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में पढ़ा है ना, एनर्जी इज एच न्यू। तो थ्रेशोल्ड इमिशन के लिए जो एनर्जी है वो भी तो एच न्यू ही है। सुमति इज इट क्लियर?
फाइन। अच्छा, आई वुड सजेस्ट एवरीवन टू प्लीज जस्ट एक बार जब आप नेक्स्ट लेक्चर के लिए बैठते हैं तो पुराना वाला एक बार पढ़ के आइए। इससे क्या होगा कि आप जो पहले पढ़े हुए रहेंगे उससे आगे पढ़ने में आपको दिक्कत होगा। आपका फॉर्मूला यदि दिमाग में नहीं है तो चीजें आपको बड़ी दिक्कत होंगी। जैसे E इज इक्वल टू एच नहीं होता है, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए तभी हम आगे समझ पाएंगे। यहाँ पे फाई क्या है, इट इज एनर्जी, तो एनर्जी भी हमें एच न्यू लिखना पड़ेगा क्योंकि हम एनर्जी की ही बात कर रहे हैं। म्यू इज द एनर्जी ऑफ फोटोन, ठीक है। और जब म्यू नॉट इज द मिनिमम, म्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, सॉरी, म्यू नॉट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, राइट। ये लिख लिया सबने, एवरीबॉडी रिटन? फाइन। अभी देखो क्या है, हमने सीखा कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के लिए एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन फाई, एनर्जी होता है एच न्यू, और यहाँ इस पर्टिकुलर मिनिमम पे भी एक थ्रेश होल्ड आएगा, उसको हम बोल रहे हैं एच न्यू नॉट, तो यानी न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट। और एनर्जी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एच सी बाई लेमडा, है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं ग्रेटर देन एच सी बाई लेमडा नॉट। ये वाली बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? एनर्जी को हम एच सी बाई लेमडा के टर्म्स भी तो लिख सकते हैं, और फाई नॉट को सर न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट व्हेन देन फोटो इलेक्ट्रिक, नहीं, वहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा बट इमिशन नहीं होगा पार्थ, वहां इमिशन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली बात समझ में आ रही है कि हम ई को लिख सकते हैं एच सी बाई लेमडा और फाई नॉट को लिख सकते हैं एच सी बाई लेमडा नॉट। तो इस केस में 1 बाई लेमडा शुड बी इक्वल टू ग्रेटर देन 1 बाई लेमडा नॉट, यानी लेमडा क्या होगा, शुड बी लेस देन लेमडा नॉट। लेमडा नॉट को क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, सॉरी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लिख दिया मैंने, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ये बात समझ में आ रही है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए क्या कंडीशन है, एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी वर्क फंक्शन से मतलब या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना चाहिए, और वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होना चाहिए। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है बताओ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है, इट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ at which photoelectric effect is possible. Photoelectric effect is possible, ये बात समझ में आ रही है? देखो, यदि फ्रीक्वेंसी ज्यादा होना चाहिए तो वेवलेंथ कम होना चाहिए ना, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इज इट क्लियर एवरीवन? एवरीबॉडी इज इट क्लियर? ये सबने लिख लिया फिर? श्रेयस रुक जाओ, देयर आर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा पर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन गिरेगा भी। हाँ सही आ रहे हैं, सही है। लिख लो फिर इसको सब लोग। इमिशन का मतलब इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर काइनेटिक एनर्जी के साथ, इमिशन मतलब निकला बाहर, इजेक्ट हो गया, और इफेक्ट तो मतलब जस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन निकल गया, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन ही है एक तरह से, इमिशन ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। बट यदि काइनेटिक एनर्जी जीरो है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर से निकल गया, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट तो नहीं होगा ना, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली करंट की बात करें तो हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए हम वही बताते हैं कि एनर्जी ज्यादा ही होना चाहिए। हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए इक्वल टू साइन कभी दिए ही नहीं है, हम तो ये बोले कि ज्यादा होना चाहिए एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होना ही चाहिए कुछ ना कुछ। तो देखो ये वाला पार्ट क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या था, ऑब्जर्वेशन नंबर 3, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड, कर देता हूं नीचे तिलक, रिटर्न,
तिलक लिख लिया? The kinetic energy of the ejected photoelectron is directly proportional, हाँ, is directly proportional to the energy of incident photon. ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? समझ में आ रही है बात? Kinetic energy of the incident ejected photoelectron is directly proportional to energy of incident photon. मतलब क्या है? मान लो ये ब्लॉक जमीन पे रखा है, इसको ज्यादा तेज मारोगे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी ना। तो तुमने सपोज ई एनर्जी से मारा इसको किक, और इसने काइनेटिक एनर्जी के ई अक्वायर की, तो हम बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ई बढ़ाओ तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। ये बात सबको समझ में आ रही है? एवरीबॉडी आर यू क्लियर ऑन दिस? कि काइनेटिक एनर्जी यदि तुम्हें बढ़ानी है तो तुम्हें एनर्जी इंसिडेंट बढ़ानी होगी। उसी तरह से, हाँ प्रथम विल कम टू दैट। उसी तरह से मान लो एक फोटो मेटल है, फोटो मेटल पे फोटोन की एनर्जी यदि ई है और काइनेटिक एनर्जी भी के ई है, तो यहां पे भी ई विल बी प्रोपोर्शनल टू के ई। इज दैट क्लियर? हाँ सही है अथर्व, वही बोलना चाह रहा हूं। फाइन, तो इसको लिख लो एक बार सब लोग। ठीक है, अब जो लास्ट ऑब्जर्वेशन था उसको हम देखते हैं। लास्ट ऑब्जर्वेशन, द इंटेंसिटी ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ, या फिर ऐसा लिखते हैं, एक सेकंड, इंटेंसिटी नहीं लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं, द फोटो इलेक्ट्रिक करंट, the photoelectric current was directly proportional to the intensity of the incident radiation, but was independent of the kinetic energy of the incident photoelectron, या फिर इंसिडेंट फोटोन कर देता हूं डायरेक्टली, सो फोटोन। ये बात तुम्हें समझ में शायद कुछ लोग को आई होगी और ज्यादातर लोगों को नहीं आई होगी। ये कैसे हुआ है ये हम लोग देखेंगे आगे, इसका एक्सप्लेनेशन जब आएगा उसमें। ये लिखा जा रहा है क्या, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन। ये कैसे आता है, विल सी इट लेटर, जब इसका एक्सप्लेनेशन हम पढ़ेंगे अभी आगे, उसमें देखेंगे इसको। ठीक है, एवरीबॉडी रिटन? तो प्लीज राइट डाउन, इसको लिख लो फिर। रिटन एवरीवन? नहीं, विल सी, रुक तो जाओ, इतना जल्दी में क्यों है? अरे देखो, ये इस तरह का सवाल मत पूछा करो कि कौन सी चीज कब आई। एक सीक्वेंस में हम लोग चलेंगे, तुम आगे की चीजें पूछोगे तो मैं नहीं बताऊंगा। एवरीबॉडी रिटन? फाइन, अब देखो समझने की कोशिश करते हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या था। हाँ मैक्सिमम ही है, लेट अस सी व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू। हम लोग देखो इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं एक बार। इसका एक्सप्लेनेशन क्या आइंस्टाइन ने दिया था, आइंस्टाइन ने लगाया एक्सप्लेनेशन, क्या लगाया देखते हैं। एक्सप्लेनेशन बाय आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने सीधा क्या बोला कि देखो एक फोटो मेटल है, फोटोन आता है, इलेक्ट्रॉन निकल के जाता है, राइट।
तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया, सीधा एनर्जी कंजर्वेशन लगा दिया। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से क्या पता चलता है? एनर्जी इंसिडेंट, यानी जो इंसिडेंट एनर्जी है किसका, फोटोन का, वो किसके बराबर है? वो बराबर है वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बात सबको समझ में आ रही है क्या? देखो ये जो एनर्जी लेके आया वो एनर्जी कहाँ गया? वो एनर्जी यहां इलेक्ट्रॉन निकालने में गया, और बाकी का एनर्जी किस में चला गया? बाकी का एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चला गया। इज एवरीवन क्लियर ऑन दिस? समझने की कोशिश करो मैं क्या बोल रहा हूं। जो फोटोन की एनर्जी है वो जा कहां रही है? वो फोटोन की एनर्जी जा रही है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालने में, वर्क फंक्शन में। किन में तुम्हें समझ में नहीं आया? ओके। और बाकी की एनर्जी जा रही है काइनेटिक एनर्जी में। जैसे मान लो ये ब्लॉक रखा है जमीन पे, किन में, इधर ध्यान दो तुम्हें समझ में नहीं आया तो। रुचिका टेल मी क्या है, जिनको डाउट है यू कैन टेल मी। सी मान लो ये ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, ये ब्लॉक रखा है। अब इस ब्लॉक पे मैंने एनर्जी दी जैसे 6 जूल की, और ब्लॉक को हटाने के लिए 1 जूल चाहिए, तो बाकी का एनर्जी जाएगा 5 में। तो हम 6 इज इक्वल टू 1 + 5 लिखेंगे। हमने 6 जूल एनर्जी दी, 1 जूल जो है इसको हटाने के लिए चाहिए था, और बाकी का 5 जूल कहाँ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में। तो ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड, इज इट क्लियर? ठीक है। तो अब देखो क्या है सीधा सा, कि इंसिडेंट एनर्जी जो फोटोन है उसको हम कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं एच न्यू, और वर्क फंक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं? एच न्यू नॉट। और काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे लिख सकते हैं? हाफ MEV² यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू, नहीं आइंस्टाइन ने दिया था, न्यूटन ने नहीं दिया था, आइंस्टाइन ने दिया था। ठीक है, तो एच न्यू क्या है? एनर्जी ऑफ फोटोन, एच न्यू नॉट वर्क फंक्शन, और हाफ MEV² क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इज दैट क्लियर? से यस और नो। एवरीबॉडी प्लीज से इज इट क्लियर? ओके। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? hc/λ इज इक्वल टू hc/λ0 प्लस हाफ MEVE²। ठीक है, तो अब देखो काइनेटिक, तो अब हमारे पास दो तरह के इक्वेशंस हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एच न्यू इज इक्वल टू hν0 प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन KEE क्या आएगा? H इधर चला जाएगा, ठीक है, न्यू माइनस न्यू नॉट। ठीक है, और इस इक्वेशन के थ्रू हम क्या लिख सकते हैं? इस इक्वेशन के थ्रू हम लोग लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू HC। देखो ये क्या आ जाएगा इधर, 1/λ माइनस 1/λ0। ये दो एक्सप्रेशन हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के लिए मिले हैं। इसमें किसी को डाउट है कैसे मिले? यहां तक किसी को डाउट है ये कैसे आया? एवरीवन क्लियर ऑन दिस? ठीक है, तो इसको लिख लो एक बार। मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स, अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ शरायु, विल कम टू योर पॉइंट, आगे आएगा वो। ठीक है, मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स के लिए देखेंगे क्या है। एवरीबॉडी रिटर्न। हाँ, दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एक की ही बात कर रहे हैं। मल्टीपल पे जाएंगे, पहले एक तो पढ़ लेने दो, एक इलेक्ट्रॉन के लिए पढ़ेंगे फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना, एक सीक्वेंस में चलते हैं हम लोग। या दिस इज फॉर 1 इलेक्ट्रॉन। एवरीबॉडी रिटर्न। नहीं कल नहीं है लेक्चर।
एवरीबॉडी रिटन? तो चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, इसका आंसर फटाफट सब लोग बता दो। क्वेश्चन क्या है? A photon of wavelength 310 nanometer is incident on a photometal having phi is equal to 1 electron volt. Calculate the maximum kinetic energy of the ejected electron. अच्छा, ये समझ में आ रहा है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का क्या मतलब है? हाँ, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैक्सिमम का मतलब समझ में आ रहा है? एनीबॉडी कैन यू आंसर व्हाई हैव वी रिटन मैक्सिमम? मैक्सिमम क्या क्यों लिखा, समझ में आया? 3 सही है, बहुत लोगों ने आंसर दिया है, गुड। बट मैक्सिमम का क्या मतलब है? देखो, मान लो जब ये फोटोन आएगा और इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कुछ एनर्जी लॉसेस भी तो होंगे, तो जब हमने लिखा है एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो हमने क्या माना है कि एनर्जी लॉसेस क्या है? एनर्जी लॉसेस हमने माना है 0। तो जब एनर्जी लॉस 0 होगा तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा। तो हमने जो पिछले बार लिखा था वो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम था। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? एवरीबॉडी आर यू क्लियर विथ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या है? ठीक है, अब देखो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको। हाँ, आंसर इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, गुड। देखो एनर्जी जो होगा वो कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में? 1240 अपॉन 310, यानी फोटोन की एनर्जी 4। नहीं सर, मैक्स नहीं समझा। ठीक है ध्रुवील, मैं समझाता हूँ, पहले इसको सॉल्व कर लेने। एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां सबको क्लियर है? अब देखो ये काइनेटिक एनर्जी, देखो हमने क्या पढ़ा है, इंसिडेंट एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो इंसिडेंट एनर्जी, हमें काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा क्या? इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। तो इंसिडेंट एनर्जी हमें कितना दे रखा है क्वेश्चन में? इंसिडेंट 1240 कैसे आया? अरे ये फॉर्मूला होता है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अथर्व यार देखो, रिवाइज किया करो रोज, ऐसे पढ़ के तुम्हें भी बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इंसिडेंट एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और वर्क फंक्शन कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कितना आएगा ये? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें किसी को डाउट है क्या? इज इट क्लियर नाउ? एवरीबॉडी इज इट क्लियर? देखो अब ध्रुवील, हम तुम्हारे क्वेश्चन पे आते हैं कि मैक्सिमम कैसे। देखो ध्रुवील, तुम सुन रहे हो? यहाँ पे जब फोटोन आएगा और इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसमें कुछ एनर्जी लॉसेस भी हो सकते हैं। हो सकता है फोटो मेटल गर्म हो जाए, फ्रिक्शन हो जाए, बहुत सारी चीजें हो सकती है। इज दैट क्लियर ध्रुवील? ध्रुवील, तुम्हें ये बात समझ में आ रही है? जैसे मान लो फोटोन आया और इलेक्ट्रॉन निकला, इस प्रोसेस में बहुत सारी चीजें हो सकती है, जैसे फ्रिक्शन हो सकता है। ठीक है, फ्रिक्शन के साथ साथ क्या हो सकता है, यहाँ पे गर्म हो सकता है फोटो मेटल, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो जब एनर्जी लॉसेस होंगे तो काइनेटिक एनर्जी कम होने लगेगा ना। जब एनर्जी लॉसेस होंगे तो काइनेटिक एनर्जी कम होने लगेगा। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगा बताओ? जब एनर्जी लॉस 0। इज दैट क्लियर? तो एनर्जी लॉस 0 होगा तो हम लोग मानेंगे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। इसमें किसी को और डाउट है? तो देखो अभी हमने बेसिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किया है, जिसमें हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन की ही बात कर रहे हैं। हम लोग अभी तक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे नहीं गए हैं, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चले जाएंगे। ठीक है, होमवर्क आपके ग्रुप में आ जाएगा। तो आज जो हमने पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। होता क्या है, फोटोन आता है, इलेक्ट्रॉन चला जाता है। इस प्रोसेस में जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसकी एनर्जी को हम बोलते हैं मतलब जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है वो एक करंट जनरेट करता है और उस करंट को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना? उसके साथ साथ एक मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है,
उस मिनिमम एनर्जी को क्या बोलते हैं? उस मिनिमम एनर्जी को बोलते हैं वर्क फंक्शन। उस मिनिमम एनर्जी पे जो फ्रीक्वेंसी होता है उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और जो वेवलेंथ होता है उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। एवरीबॉडी क्लियर? से यस और नो? और हमने यहां पर क्या पढ़ा है? इंसिडेंट एनर्जी एच न्यू इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी वर्क फंक्शन एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो आज के लेक्चर में किसी को डाउट है, अभी भी कुछ चीज समझ में नहीं आई है, अब तक जितना किया उसमें से तो पूछ लो। एनर्जी लॉसेस हमेशा जीरो कंसिडर नहीं करनी है। यदि क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो एनर्जी लॉसेस जीरो कंसिडर करो। यदि एनर्जी लॉस कुछ क्वेश्चन में दिया है तो उसको कंसिडर करो। किसी और को कुछ डाउट है तो पूछ लो। एनीबॉडी डू हैव एनी डाउट? कोई डाउट है किसी को? एक बार आयनाइजेशन एनर्जी, अरे आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। ये बात समझ में आ रही है? मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है वो बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। यदि तुमने 10th क्लास में पढ़ा है तो तुम्हें ये समझ में आता होगा कि नीचे जाने पे ग्रुप में आयनाइजेशन एनर्जी कम होता है और पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने से आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है। तो उसके हिसाब से डिसोसिएशन प्रॉपर्टी नहीं है। डिसोसिएशन मतलब टूटना होता है। जैसे H2 यदि हाइड्रोजन में टूटा तो वो डिसोसिएशन है। इलेक्ट्रॉन आने जाने की चीज है। इट इज नॉट अ डिसोसिएशन प्रॉपर्टी। आयनाइजेशन एनर्जी एंड वर्क फंक्शन। आयनाइजेशन एनर्जी एक्चुअली में एक एटम के लिए डिफाइन करते हैं, एक एटम के लिए। और जब हम वर्क फंक्शन डिफाइन करते हैं तो एक स्लैब के लिए डिफाइन करते हैं, वहां बहुत सारे एटम्स होते हैं। ठीक है? कौन सा वैभव? ये वाला प्रॉब्लम? इंटेंसिटी ऑफ लाइट वही पावर इंसिडेंट पर यूनिट एरिया, दैट इज इंटेंसिटी। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है तुम्हें, यहाँ पे दिया हुआ है इन द एक्सपेरिमेंट वाज बैटरी रिक्वायर्ड फॉर। बैटरी रिक्वायर्ड नहीं था, वो मेजर करने के लिए था। बैटरी हटा भी दोगे तो भी काम चल जाएगा। यहाँ पे जो इंसिडेंट एनर्जी, वर्क फंक्शन ऑलवेज कांस्टेंट होता है एक पर्टिकुलर मेटल के लिए, करेक्ट। वर्क देखो यहाँ पे इंसिडेंट एनर्जी हमने निकाला 1240 अपॉन लेमडा, जो अपने पास फॉर्मूला था। ठीक है वैभव? तो ये 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। फिर इंसिडेंट एनर्जी होता है वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ? इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, यानी 4 माइनस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये समझ में आ रहा है? कैसे 3 आया, समझ में आया? हाँ, वर्क फंक्शन में एटम सेम होते हैं। इसमें किसी को डाउट है एवरीबॉडी? हाँ, आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए। जरूरी नहीं है हर बार क्वेश्चन दिया होगा, बट ये रिलेशन तुम्हें यूज करना है, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस के। जो दिया है उसके हिसाब से करना कैलकुलेट। ठीक है? ओके, और किसी को कोई डाउट है? ठीक है, चलो।